Warm welcome again. I'm your host and host Akash Punjabi, and today we are going to have a session on a disease which is spreading very much today, diabetes. So, I think this is going to be a very informative and captivating session for the audiences. Sir, uh, first of all, I wanted to know, like, why diabetes is spreading very fast today and what are different types of diabetes? So diabetes, there are many types of diabetes, like idiopathic diabetes. There is something called fibrosis-induced diabetes, steroid-induced diabetes. So बहुत सारे different types of diabetes है, लेकिन ये एक uncommon है. जो common वाले हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, जुवेनाइल डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है, और प्रेगनेंसी के दौरान टेम्पररी डायबिटीज़ होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़. सो प्री डायबिटीज़, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल और जुवेनाइल डायबिटीज़ ये कॉमनली हमको पता है. बाकी सारे रेयर है, उनके बारे में इतना ये नहीं होता डिस्कस, बट ये कॉमन है. अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं वो ऑटो इम्यून कंडीशन होता है, मतलब हमारी इम्यूनिटी जो है वो ही खुद हमारे सेल्स को अटैक करती है. अभी इम्यूनिटी का काम क्या होता है कि कुछ भी समझो, हमने कुछ बाहर का कुछ गलत खा लिया एंड वी आर एट रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग, तो हमारी इम्यूनिटी, इसलिए बोलते हैं स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी क्या करेगा, फाइट करेगा उस चीज़ को. मतलब जो भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, जो भी हमारे बॉडी के लिए को अटैक कर सकता है, इम्यूनिटी जिसका जितना स्ट्रांग होगा वो अटैक इम्यूनिटी, इट कैन विथस्टैंड दैट बैक्टीरियल और इन्फेक्शन या जो भी है. लेकिन इन कंडीशंस ऑफ ऑटो इम्यून कंडीशन में क्या होता है, बॉडी जो है अपने ही सेल्स को दुश्मन मानकर उसकी अटैक कर लेती है. तो ये जो थोड़ा रोल रिवर्सल हो जाता है, वेरे अच्छे सेल्स को हमारी इम्यूनिटी खुद अटैक करती है, तो इसलिए इसको ऑटो इम्यून कंडीशन बोलते हैं. तो ये बच्चों में भी हो सकता है, 18+ में भी हो सकता है, और 60+ में भी देखा गया है. तो टाइप 1 डायबिटीज है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, किसी को किसी वक्त भी हो सकता है. टाइप 2 डायबिटीज, जो आपने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि क्यों राइज हो रहा है, टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है. खराब लाइफस्टाइल की वजह से, उसमें भी थोड़ा अभी रिसेंट स्टडीज में देखा गया कि उसमें भी थोड़ा ऑटो इम्यून का एंगल है, बट उतना नहीं है जितना कि खराब लाइफस्टाइल, यानी खराब खाने पीने से, ओवरवेट होने से, सेडेंट्री वजह से ये जो टाइप 2 डायबिटीज होता है. अब 80% ऑफ द ये देखा गया है कि जो जिनको भी खराब लाइफस्टाइल के वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, 80% ऑफ देम, मोर देन 80% ऑफ देम आर ओवरवेट. तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो पतले हैं वो भी अगर खराब लाइफस्टाइल करेंगे तो उनको भी डायबिटीज हो सकता है. एंड सेकेंडली ये मोस्टली उनको होता है जिनको खराब लाइफस्टाइल के वजह से वेट बहुत बड़ा हुआ है. तो टाइप 2 डायबिटीज इज मेजरली लाइफस्टाइल ओरिएंटेड. टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, किसी को भी किसी वक्त हो सकता है. और जो गेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, वो अराउंड सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, अराउंड 24-25 के वीक के अराउंड होता है. उस वक्त क्या होता है कि जो बच्चे को जो बच्चा जो होता है उसको यूट्रस से कनेक्ट करके हमारा एक ग्लैंड होता है प्लेसेंटा, वो उसको न्यूट्रिएंट्स देते रहता है. तो उस दौरान एक वो ग्लैंड जो है ना, एक हार्मोन भी रिलीज करता है कुछ, वो जो है टेम्पररी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद कर देता है. तो वो टेम्पररी होता है, जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद थोड़े टाइम बाद वो रिवर्स नॉर्मल हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बट मेजरली जो है टाइप 2 जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, वो जो है पुअर लाइफस्टाइल, सेडेंट्रीनेस, उससे हो रहा है. एंड अगर क्लासिफिकेशन किया जाए टाइप 1 और टाइप 2 में, अराउंड 5 to 10% ही टाइप 1 है, बाकी 90 to 95% टाइप 2 वाले ही है. तो लाइफस्टाइल बहुत खराब कर रहा है, खराब मतलब लाइफस्टाइल से टाइप 2 डायबिटीज ज़्यादा हो रहे हैं एज अपोज टू ऑटो इम्यून का, तो वो तो वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल है, बट उसके पॉपुलेशन बहुत कम है. अभी एक रिपोर्ट में ये भी देखा गया, अभी इतना थोड़ा चेंजेस हो सकता है, मुझे जहाँ तक याद है, हर दिन यूएस में 1400 से 1500 लोग जो है वो किसी न किसी तरह के डायबिटीज से ये हो रहे, डायग्नोस हो रहे हैं. तो वो ग्रो हो रहा है, बिकॉज आपको पता है यूएस में इट इज फार मोर वर्स लाइफस्टाइल देन अस. सर, तो इसको संक्षेप में समझा जाए तो लाइफस्टाइल एक मुख्य कारण है डायबिटीज का. तो आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल कैसी है अभी उनकी और क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है?
ताकि फ्यूचर में डायबिटीज डायग्नोस ना हो? लाइफ़स्टाइल देखो जो नॉर्मली हेल्थी है, जैसे हेल्थी खाना, एक थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा वॉक पे जाना, सनलाइट लेना, न्यूट्रिशन रिच फूड खाना, ये जो नॉर्मल हर बंदे के लिए ये ज़रूरी है टू मेंटेन अ गुड गुड इम्यूनिटी, अच्छा हेल्थ, नॉर्मल वेट रहे। तो यही चीज़ें करना है अगर आप चाहते हो कि यू आर नॉट ड्रिफ्टिंग। अभी बोलते हैं ना, द व्हील्स ऑफ एन एवरेज ऑफिस गोअर आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजीजेस। हुँ, हुँ, मतलब द व्हील्स आर इन मोशन टुवर्ड्स डिजीज। मैंने एक अपने मेंटर को ये बोलते हुए सुना है। हुँ, तो बहुत सही बोला है, बिकॉज हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल के वजह से हम ग्रेविटेट हो रहे हैं डिजीज की तरफ, और जो भी मिला बस विदाउट एनी कंसिडरेशन कि कि खाना हेल्थी हुँ, है या अनहेल्थी, कुछ भी खाए जा रहे हैं। तो मेरे मेंटर ने एक बार ये भी कहा था कि हम एडल्ट हो गए बहुत एरियाज ऑफ हुँ, लाइफ में, बट व्हेन इट कम्स टू फूड वी आर स्टिल किडिश वाला हुँ, बिहेवियर है। जो मिला वो खा लिया, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ लेना नहीं है। हुँ, हम बच्चों को तो बोलते हैं ये मत खाओ बुरा है, वो मत खाओ बुरा है, लेकिन हम खुद भी व्हेन हुँ, इट कम्स टू फूड वी आर नॉट एट एन, हमने वो एडल्टहुड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते नहीं है। तो यही चीज़ है कि हमको अपनी हेल्थी फूड चॉइसेस करने हैं, फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटा, आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, और उसके अलावा वॉक भी करना है। अभी एक रीसेंट स्टडी ने ये बताया कि अगर खाना खाने के बाद, बिकॉज़ क्या होता है जब भी आप कुछ भी खाते हो तो शुगर राइज़ हुँ, होता है, स्पेशली कार्ब इंड्यूस्ड फूड कुछ खाते हो, तो शुगर नेचुरली इंक्रीज़ होता है। तो लंच डिनर के बाद एक्सपेक्टेड है कि शुगर इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम बैठे रहे उसके बाद, लंच डिनर के बाद ऑफ़िस के काम के या टीवी के वजह से बैठे रहे, तो क्या हो जाता है वो शुगर एज़ अ फैट स्टोर होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए शुगर थोड़ा ऐसे ही एक्टिविटी के थ्रू थोड़ा यूज़ हो जाए, इसलिए देखा गया है कि 2 एक्टिविटी आप कर सकते हैं खाना खाने के बाद। एक तो वॉकिंग करो 10-15 मिनट, तो उससे शुगर नेचुरली डाउन हो सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन समझो आप वॉकिंग नहीं कर सकते, आपका लंच के बाद सीधा आपको काम पे जाना है, तो आप सीटेड काफ रेज़ेस करो। हुँ, हुँ, जैसे पैर नीचे ऐसे सिर्फ़ ऊपर। ऊपर-ऊपर कर रहा है। तो ये भी अगर 10-15 मिनट करेंगे, तो इट हैज़ एविडेंस दैट इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल्स। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये दर्शकों के लिए लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट टिप्स जो बताई आपने, एक्सरसाइज़ या सीटेड काफ रेसेस, लेकिन एडल्ट्स के लिए तो ठीक है ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस, लेकिन बच्चे आजकल बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रहा है। तो आप दर्शकों को क्या सजेस्ट करेंगे कि स्कूल जाने वाले बच्चों को वो फूड क्रेविंग्स जो होती हैं या उनकी भी सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है आजकल, तो वो बच्चों में फूड क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करें? देखो, पहली चीज़ तो ये, अगर बच्चों में होता है वो यूजुअली टाइप 1 वाला होता है, हुँ, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला ऑटो इम्यून कंडीशन है, वो किसी को किसी भी एज में हो सकता है। अब इतनी छोटी-सी एज में उतने उन्होंने उतनी लाइफ़स्टाइल खराब नहीं की होगी कि उनको टाइप 2 वाला डायबिटीज़ हो जाए। यूजुअली इट इज़ टाइप 1 ओनली। अभी उनको जो है एक ये होता है ना सोसाइटी में, जो डायबिटीज़ के साथ एक नेगेटिव स्टिग्मा अटैच्ड है। हुँ, अरे हुँ, इसको डायबिटीज़ है, तो उसको थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट भी दिया हुँ, जाता है। हुँ, तो वैसा पहली चीज़ तो बंद कर देना चाहिए। जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल, जैसे बोलते हैं ना, व्हाट इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल शुड बी आउट ऑफ योर माइंड एज़ वेल। तो बच्चे को उतना प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि आपको डायबिटीज़ है। वो नेगेटिव स्टिग्मा पेरेंट्स की तरफ से नहीं आना चाहिए। अगर बच्चे ने कुछ मीठा खा भी लिया, अगर आप उसको बोलोगे कि कि मीठा नहीं मना किया था, उसको डाँटोगे ना, तो अगर यूजुअली क्या होता है, टाइप 1 आर इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब उनको इंजेक्शन लेना ही पड़ता है हर मील के साथ। हुँ, हुँ, अगर कार्ब रिच मील होगा तो इंजेक्शन लेना ही पड़ता है। तो अगर बच्चे को डाँट दिया जाए, आपने भले ही वो इंजेक्शन चढ़ाए हो टू लोअर द हुँ, ब्लड शुगर लेवल्स, लेकिन वो इतना वो बच्चा डर जाएगा, तो आप इंजेक्शन भी काम नहीं करेगा उस पे। इंजेक्शन देने के बाद भी उसका ब्लड शुगर हाई ही रहेगा, बिकॉज़ हुँ, हुँ, आपने उसको डरा दिया डरा पूरा। दिया। तो बच्चे को ये बोलना है, ठीक है खा लिया ना, आई एम विद यू, हुँ, ये हुँ, वर्ड्स यूज़ करने। एक डायबिटिक एजुकेटर है महक मैम करके, तो हुँ, उनसे मैंने ये थोड़ा जाना था। तो वो हमेशा बोलती है कि बच्चे को सपोर्ट करो जितना हो सके, बिकॉज़ शी हरसेल्फ हैज़ लिव्ड विद डायबिटीज़ फॉर 10-15 इयर्स। हुँ, हुँ, सो बचपन से, मतलब यंग एज से ही उनको हुआ है। तो समवन फर्स्ट हैंड अगर ये बता रहा है कि तो उनको भी वो गो थ्रू करना पड़ा होगा, राइट? हुँ, हुँ, तो बच्चे को डराना नहीं है या फिर चिल्लाना नहीं है, उनको हुँ, सपोर्ट करना है, बिकॉज़ ऑलरेडी वो ट्रबल्ड है, तो उनको सपोर्ट करना है। एज़ फार एज़ अगर स्वीट्स खाना है, तो आप पहली चीज़ तो देखो, बच्चे को, अगर आप बच्चा फ़ोन देख रहा है और आप उसको कितना भी चिल्लाओगे ना, तो वो नहीं सुनता। स्पेशली अब आप ही फ़ोन पे चिपके हुए हैं।
तो बच्चे देखने से सीखते हैं रादर देन हमारे बोलने से। अगर आप ही फ़ोन यूज़ करते हो 24/7 तो बच्चे को आप कितना भी बोलो वो नहीं सुनेगा। आपको पहले जो है ना फ़ोन यूसेज कम करना होगा, वो इवेंचुअली पास आउट होगा आपके बच्चे में। सो आप ही कुछ भी खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस योर किड कि ये खराब चीज़ है, यू नो। सो आप पहले अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाइए, तो ताकि इट इज़ बी ईज़ियर फॉर यू टू कन्विंस आपके बच्चे को, और वो फॉलो भी करना स्टार्ट करेंगे इफ दैट इज़ द अप्रोच। सो तो यू नो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। एंड सेकेंडली, जो उनको भी, बच्चों को भी क्या होता है कि अभी बहुत ही इंडोर वाला लाइफ़स्टाइल हो गया, उनको भी थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए। तो उनको कुछ 1 घंटा, एक एटलीस्ट 1 घंटा कोई ना कोई स्पोर्ट्स में व्हिचएवर दे लाइक, उनको एंगेज कराना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों अपने अनमैनेज्ड इमोशंस को कंट्रोल करना और अपने लाइफ़स्टाइल को इम्प्रोवाइज़ करना, तभी ही बच्चे सीख पाएँगे, जब यह सब पेरेंट्स करेंगे। तो एग्ज़ैक्टली, मेरा मैं यहाँ पर एक ऐड करना चाहता हूँ, अगर स्वीट खाना भी है उनको तो खा सकते हैं, यू नो हेल्थी चॉइसेस रहे, बट अगर अदरवाइज़ भी वैसे खाना है, तो उनको इंसुलिन दे के वापस इंसुलिन देना पड़ेगा। यू नो अगर बीच में कहीं उनको हुँ, खाना है, ताकि वो शुगर स्पाइक होगा तो इंसुलिन उसको नीचे कर देगा। तो इंसुलिन की बात की जाए, तो क्या सर इंसुलिन इंजेक्शंस जो बच्चों को या एडल्ट्स को दिए जाते हैं, क्या वो सेफ होते हैं? देखो, अगर आप देखोगे ना, कई लोग हैं जिनको 30 इयर्स से डायबिटीज़ है और वो 30 इयर्स से भी इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। तो इंसुलिन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिकेशंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम ये आती है कि अनमैनेज शुगर, इंसुलिन लेने के बाद भी आप अच्छे अच्छे से खाओगे नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे, तो जब आप HbA1c रिपोर्ट निकालते हो हर 6 महीने में, अगर वो अराउंड 7 या 7 के नीचे रहता है तो बेटर है। लेकिन 9, 10, 11, मतलब इंसुलिन लेने के बावजूद भी आपका अनमैनेज्ड है, उससे कॉम्प्लिकेशन होता है। इंसुलिन बाय इटसेल्फ आपको उतनी दिक्कत नहीं देगा, पीपल हैव बीन टेकिंग फॉर 20-30 ईयर्स, सो इट्स नॉट एन इशू। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट। एंड जो जैसे हमने बात की गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, तो यूजुअली उनको मेटफॉर्मिन वगैरह डायबिटीज़ की दवाई दी जाती है। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है तो मेटफॉर्मिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट। बाकी जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मेडिकेशन यूज़ होता है या डायबिटीज़ में, तो मेटफॉर्मिन को एक अच्छा माना जाता है। लेकिन उससे भी हटा दिया जाता है और उनको इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है, बिकॉज़ इंसुलिन उससे भी बढ़िया काम तरीके से और लेसर कॉम्प्लिकेशंस देता है। तो इंसुलिन इज़ वेरी गुड एंड इट्स, आई वुड से इट्स अ ब्लेसिंग। हुँ, हुँ। बिकॉज़ आज से अगर 50 साल पहले वगैरह बात की जाए, जिसको भी डायबिटीज़ हो जाता था, तो इंसुलिन तो था नहीं। तो बॉडी क्या करता था इवेंचुअली, फिर क्या होता है कि हमने कुछ खाया ना, तो वो शुगर में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो सेल से ट्रांसमिट, सेल्स उसको रिसीव करता है और सारी बॉडी फंक्शनिंग होता है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। तो क्या कहते हैं, सेल्स आर स्टार्विंग, सेल्स ले नहीं पा रहा है जो हमने खाया ना, हुँ, हुँ। उसका जो ग्लूकोज़ है, जो एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन। लगता है, वो न्यूट्रिशन ही मिल नहीं रहा है। तो खा तो रहे हैं, लेकिन सेल के अंदर कुछ नहीं जा रहा है। तो बॉडी क्या करता था उस समय कि फैट को, इट यूज्ड टू यूज़ फैट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट होता था कीटोन्स। और बॉडी में अगर कीटोन्स ज़्यादा होते गया तो अल्टीमेटली डेथ हो जाता था। तो जिसको भी आज से जब इंसुलिन 50-100 साल पहले जब भी डेवलप हुआ है, इंसुलिन डेवलप होने से पहले जिसको भी डायबिटीज़ डायग्नोस होता था, बिकॉज़ इंसुलिन था नहीं, वो 1-2 महीने में मर जाता था। हुँ, हुँ, तो हुँ। इंसुलिन इज़ अ ग्रेट बून टू मैनकाइंड, उसके वजह से जान बच रही। तो कोई नेगेटिव स्टिग्मा नहीं रखना है इंसुलिन के प्रति। इट इज़ गुड, आप एज़ लॉन्ग एज़ मैनेज कर सकते हो इंसुलिन लेने के। इनफैक्ट जिनको डायबिटीज़ है, वो रेगुलर बंदे अगर वो अच्छे से अपना शुगर मैनेज कर रहे, वो रेगुलर नॉन एक्टिव सेडेंटरी, जो भले ही उसको डायबिटीज़ ना हो, लेकिन वो अपना पुअर लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड कोई कोई डायबिटिक है, लेकिन वो पूरी तरह से अपना लाइफ़स्टाइल शुगर मैनेज कर रहा है, उसकी लाइफ़ हेल्थी हो सकती है, कंपेयर्ड टू समवन हू इज़ नॉन डायबिटिक बट ही इज़ हैविंग अ पुअर लाइफ़स्टाइल। तो इंसुलिन लेना तो सेफ है, लेकिन कई-कई जगहों पर पाया गया है कि जब आप इंसुलिन इंजेक्शंस लेते हो, तो उस जगह पर लम्प्स फॉर्म होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे प्रिवेंट?
तो किया इस जाए। लम्प्स को लाइपोहाइपोट्रोफी बोलते हैं। हम्म। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या होता है कि आप एक ही जगह पर बार-बार एक देखो इंजेक्शन जो अलग-अलग साइट पे लगा सकते हैं। तो चाहे तो एब्डोमिनल में लगा सकते हैं, थाइज़ में लगा सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा एब्डोमिनल में ही बार-बार सेम साइट पे लगा रहा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो लम्प्स फॉर्म होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स रोटेट करते रहना है। अगर एब्डोमिनल का इस एरिया किया है समझो कुछ हफ्तों तक, फिर ये एरिया, फिर थाइस, तो जब तक आप एब्डोमिनल पे सेकंड टाइम आ जाओ, काफ़ी महीने या हफ्ते बीत जाने चाहिए। तो इस तरह अगर आप रोटेट करोगे ना, तो वो लम्प्स के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज़ आपको लगता है कि ठीक हो गया 1-2 दिन में, लेकिन इंटरनली वो हील हो रहा होता है। काफ़ी हफ्ते तक लग सकते हैं वो इंटरनली हील होने में, और दोबारा आप वही साइट पे इंजेक्शन मारोगे, तो वो लम्प्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है, वो बहुत लोग जो बार-बार वही सेम इंजेक्शन रीयूज़ करते रहते हैं। हम्म। तो इंसुलिन इंजेक्शन एक ही बार यूज़ करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई लोग वही सेम इंजेक्शन टू सेव कॉस्ट या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण सेम इंजेक्शन बार-बार यूज़ करते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। एंड थर्ड रीज़न इज़ कि जब भी इंसुलिन को क्या होता है, इट रिक्वायर्स कोल्ड स्टोरेज, फ्रिज में या ऐसा रखना पड़ता है। रूम टेम्परेचर में वो खराब हो जाता है। सो कई बार क्या होता है, लोग निकालते हैं और तुरंत लगा देते हैं। वो बहुत ठंडा होता है, तो हम्म। वो ठंडा एकदम नहीं लगाना होता है, उससे भी पेन और वो लम्प्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। रूम टेम्परेचर में ज़्यादा नहीं रखना है, वो खराब हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 5 से 10 मिनट रखो, स्पेशली जब विंटर सीज़न हो, बिकॉज़ वो ज़्यादा और ठंडा हो जाता है। 5 से 10 मिनट बाहर रखो और उसके बाद इंजेक्ट करो। तो मुख्यतः दर्शकों को हर बार नया इंसुलिन इंजेक्शन यूज करना चाहिए अगर वो मधुमेह से गुजर रहे हैं तो, और हर एक डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे इंसुलिन हाँ, इंजेक्शन लगाना चाहिए, और ठंडा इंसुलिन इंजेक्शन नहीं यूज करना। नहीं करना चाहिए। जी। सो इंसुलिन इंजेक्शन, तो जो मधुमेह से गुजर रहे हैं, उन्हें सेव करने के लिए, उन्हें उनकी डायबिटिक लेवल्स रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। डायबिटीज़ चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जो है ग्लूकोमीटर। हुँ, तो ग्लूकोमीटर की जानकारी बहुत सारे दर्शकों को नहीं है कि ग्लूकोमीटर अच्छे से और करेक्टली कैसे यूज़ करना चाहिए। राइट। तो ग्लूकोमीटर देखो हमारे यूजुअली आपने देखा हो फिंगर में प्रिक करते हैं। तो हमारे 5 फिंगर है, तो ये फिंगर और ये फिंगर अवॉइड करना चाहिए। जो थंब फिंगर है और पिंकी फिंगर अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादा नर्व्स होते हैं। तो यहाँ पर पिंच करोगे ज़्यादा पेन होगा, और ये तीनों फिंगर में नर्व्स कम होते हैं और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज़ ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको अच्छे से खून ड्रॉ करने भी मिलेगा और पेन भी नहीं होगा। और इसके अलावा अभी सेम जो हमने टाइप 1 में बात की, पब्लिक पीपल यूज़ द सेम साइट अगेन एंड अगेन, हुँ, तो हुँ। उसमें लम्प्स क्रिएट होता है। तो इसमें भी सेम नहीं करना है। ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, ये फिंगर, आपके पास बहुत सारे एरियाज़ है ना, तो रोटेट करो ताकि पेन ना हो। इसके अलावा जो है बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो मिड में ये करते हैं, हुँ, हुँ। इंजेक्ट करते हैं। मिड में नहीं करना है, लैटरली करना है। क्योंकि ताकि जैसे जो नर्व्स वगैरह यहाँ हुँ, पर कम, वीन्स नर्व्स जो यहाँ पर कम है, तो हुँ। यहाँ करोगे तो बेटर है रैदर देन मिडल में करना है। हुँ, हुँ, हुँ। लैटरली ऐसे पिंच करना है। और जो लैंसेट बोलते हैं शायद उसको, जो हाँ, लैंचेट। लैंसेट, वो लैंसेट भी चेंज करता है। एंड इसके अलावा वो लैंसेट की सेटिंग भी मैटर करती है। अगर आपने एकदम हाई सेटिंग पे रखा है, तो वो नीडल अंदर तक जाएगा, तो उतनी ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा-सा खून ड्रॉ करना है, तो लोएस्ट सेटिंग में रख के आप खून ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो स्ट्रिप यूज़ करते हैं ना, वो भी ऐसा ऐसे पेंट ब्रश की तरह ऐसे हुँ, खून नहीं कर रहा है, बस उसको भी हल्के से आने देना है, ब्लड को डाइल्यूट नहीं होने दे रहा है। और इसके अलावा जो भी ग्लूकोमीटर वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर सीजीएम, कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये सारे डिवाइस यूज़ करते हैं ना, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहे, ताकि वो ब्लड वॉल्यूम अच्छा रहे, उतना डाइल्यूशन ना हो ब्लड का, तो उससे एक्यूरेट रीडिंग वगैरह आता है। और इसके अलावा जो हाथ ठंडा नहीं रहना चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। जितना हाथ आपका ठंडा रहेगा व्हाइल प्रिकिंग, उतना आपको ज़्यादा दर्द होगा। एंड फीमेल वगैरह में देखो, वो किचन में ही रहते हैं, उनका हाथ वगैरह गीला होता है। अब तुरंत किसी ने उनको बुला लिया कि ग्लूकोमीटर रीडिंग करना है, उनको ज़्यादा दर्द होगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या करना है, वार्म वाटर लेना है थोड़ा, उसमें थोड़ा अपना हाथ भिगा के उसमें सोक करना है, ताकि वो थोड़ा वार्म हो जाए, फिर अच्छे से पूछना है और उसके बाद ग्लूकोमीटर प्रिक करना है। और एट द सेम टाइम
कोशिश करो कि अगर किसी को डायग्नोसिस हुआ है और तो इनिशियली जो है बहुत बार रीडिंग लेनी पड़ती है फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स। तो उसमें थोड़ा आप ज़्यादा साइट रोटेट करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि बार बार पिकिंग करोगे तो उनको दिक्कत होगी। और खून भी जब निकालते हो तो ज़्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, माइल्ड प्रेसिंग करना है। कॉटन भी यूज़ करते हो तो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा पिंच नहीं करना है, बस 5-10 सेकेंड आपने पिंच किया, दैट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप क्लिनिकल सेटिंग में वगैरह चेक कराते हो डॉक्टर के पास, तो वो अल्कोहल स्वैब वगैरह यूज़ करता है, बट घर में उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सर, मधुमेह के नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? तो अगर आप देखो, अगर आप बहुत सारे टेस्ट होते हैं वैसे तो, HbA1c जो होता है वो टेस्ट होता है, वो 3 महीने का रीडिंग बताता है, 3 महीने से आपका कैसा चल रहा है ब्लड शुगर लेवल्स। हुँ, हुँ। और एक फास्टिंग ग्लूकोज होता है, नॉर्मली ये 3 कराते हैं, एक तो HbA1c कराते हैं हुँ, और फास्टिंग ग्लूकोज चेक कराते हैं, मतलब फास्टेड स्टेट में आपकी बॉडी में कितना शुगर है। और एक पोस्ट मील कराते हैं, आपको पता होगा कि वो खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको बुलाते हैं। तो एक पोस्ट प्लाज्मा शुगर चेक्स होता है, एक फास्टिंग होता है और एक HbA1c। लेकिन ये पोस्ट और फास्टिंग वो 1-2 दिन का रीडिंग बताता है। लेकिन हमको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो वो HbA1c वो 3 महीने की कंप्लीट रीडिंग बताता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये तो एक सरफेस लेवल टेस्ट जो सब लोग कराते हैं, बट इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, जैसे फास्टिंग ग्लूकोज होता है, जैसे फास्टिंग इंसुलिन भी होता है, OGTT टेस्ट भी होता है, HOMA-IR टेस्ट भी होता है। अगर किसी को और डिटेल में जाना है तो और बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये तभी होता है, जैसे कि OGTT टेस्ट तभी होता है जब आपका शुगर लेवल, डॉक्टर भी थोड़ा मतलब आपका रीडिंग एकदम डायबिटीज़ के पास है, लेकिन डायबिटीज़ भी नहीं है। दोनों हुँ। रीडिंग एकदम आस-पास है, तो वो और एक ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंट टेस्ट करता है, जहाँ पर आपको एक शुगरी ड्रिंक दिया जाता है और 2 घंटे के बाद आपका चेक किया जाता है। फिर उससे एक कन्फर्म आ जाता है कि हाँ, इसको शुगर है या नहीं है। तो एक बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बट प्रिलिमिनरी ये 2-3 टेस्ट दिए जाते हैं। जो HbA1c का लेवल जो है वो 5.7 के नीचे रहा आपका, तो आप मतलब नॉर्मल है। 5.7 से 6.4 है, मतलब आप प्री डायबिटिक हो, मतलब आप अभी भी अगर अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जाओगे। और 6.4 के ऊपर है, मतलब 6.5 या 7-8 है, मतलब आप डायबिटिक हो। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर मेरे क्लाइंट को 6.5, 6.6 ऐसा कुछ दिखाया, तो मैं बोलता हूँ और एक बार टेस्ट कराओ, जस्ट फॉर कन्फर्मेशन। और एक बार टेस्ट कराते हैं और फिर वैसा उस हिसाब से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता है। जहाँ पर फास्टिंग जो सुबह जो एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, उसमें नॉर्मल जो है 70 से 110 के आसपास रहेगा, तो इट इज़ स्टिल ओके, मतलब आप डायबिटिक नहीं हो। लेकिन उसमें भी अगर 130, 150 आ रहा है, या तो उसमें भी इधर प्री डायबिटिक का स्टेट, अगर 200 के ऊपर है तो मोस्टली यू आर फुल डायबिटिक है। तो जो पोस्ट मील भी जो टेस्ट करते हैं, अगर आप समझो डॉक्टर के पास गए और बोला कि मुझे बहुत प्यास लग रही है, यूरिनेशन बहुत हुँ, जा रहा है, हुँ। तो वो ये सारे टेस्ट नहीं कराता, वो ग्लूकोमीटर से तुरंत वो चेक कर लेता है। अगर 200 के ऊपर आ गया तो वो बता देगा कि मोस्टली आपको डायबिटीज़ है। बहुत लोग कहते हैं या पाया जाता है कि मीठा खाने से ज़्यादा डायबिटीज़ बढ़ता है। लेकिन क्या स्ट्रेस और अल्कोहल भी डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है? ऑफ कोर्स मीठा खाना तो एक रीज़न है, बट उसके अलावा अगर मीठा नहीं भी खा रहे हो, लेकिन आप ओवरवेट हो, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। मीठा नहीं खा रहे हो और आपके पेरेंट्स वगैरह को है, तो आपको होने के हुँ। चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे 2 पेरेंट्स को है तो और भी बढ़ जाते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर होते हैं। अल्कोहल एंड स्ट्रेस ये चीज़ों को एग्रीवेट करता है। तो अगर आपको होना है और आप अल्कोहल कंज़्यूम कर रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपको होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हुँ, हुँ। तो जेनेटिक्स फैक्टर्स भी होते हैं हाँ, इसमें। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये याद रखो, दोनों पेरेंट्स को है और आपको चांसेस है ज़्यादा, और लेकिन आपने अपनी लाइफ़स्टाइल अच्छी रखी, तो हाँ, यू कैन नॉट बी ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स तो डायबिटीज़। डायबिटीज़। हाँ। तो जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं या उनको क्रेविंग्स होती हैं, तो वो उनके हेल्थियर लाइफ़स्टाइल के लिए उनको पेरेंट्स जूस देते हैं। हुँ, तो हुँ। क्या उनको डायबिटीज़ अगर होने के चांसेस हैं या मधुमेह ऑलरेडी है, तो उनको क्या जूस दिया जा सकता है? See, juice is not very good, way to consume हुँ, fruits.
बिकॉज क्या होता है जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है वैसे भी, एंड एट द सेम टाइम उसके कुछ फाइबर कंपोनेंट भी हम मिस आउट कर जाते हैं। आप देखोगे एक फोम सा निकलता है, वो वेस्ट एज अ वेस्ट हो जाता है। तो जूस डायबिटिक ही नहीं बल्कि नॉर्मल पर्सन को भी एज लिटिल एज कंज्यूम करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है क्योंकि काफ़ी आपने उससे न्यूट्रिएंट्स ये डिप्राइव कर दिए, एंड एट द सेम टाइम जब भी आप जूस पीते हो तो शुगर स्पाइक हो जाता है। तो अगर आप फ्रूट खाओगे तो उतना शुगर स्पाइक नहीं होगा, वर्सेस आपने जूस पिया उतना शुगर स्पाइक उससे ज़्यादा होता है। तो एट दिस और अगर आप फ्रूट जूसेस जो मार्केट में मिलता है ना, अगर आप उसका इंग्रेडिएंट लेबल पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा फ्रूट कम है और शक्कर का पानी ज़्यादा है। तो फ्रूट जूसेस स्पेशली जो मार्केट में मिलते हैं वो तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। और मैं अपने क्लाइंट को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, देखो अगर मैं आपको 5-6 एप्पल एक साथ खाने को दूँ तो आप नहीं खा पाओगे। लेकिन आपको मैं 5-6 एप्पल का एक जूस बना के दूँ तो आप 2 मिनट में उसको ये कर लोगे, कंज़्यूम कर लोगे। यानी कि आपने 2 मिनट में 5-6 एप्पल की कैलोरीज़ खा ली, तो आपका वेट भी बढ़ेगा, आपका शुगर भी बढ़ेगा, तो इसके चांसेस सारे बढ़ जाते हैं। तो शुगर तो ये फ्रूट जूसेस जो है वो नॉर्मल पर्सन के लिए भी उतना हेल्दी नहीं है, कम से कम कंज़्यूम करो। एंड एट द सेम टाइम अगर समझो कब कंज़्यूम कर सकते हो, जब आप समझो किसी रेस्टोरेंट में हो, सब लोग कोल्ड ड्रिंक मँगा रहे हैं, तभी आप फ्रूट जूस कंज़्यूम कर लो। बट जनरली इन एवरीडे लाइफ़स्टाइल चूज़ एक्चुअल फ्रूट्स जो फ्रूट्स रॉ हैं नॉर्मल फ्रूट्स। फॉर्म में एज़ अपोज़्ड टू फ्रूट जूसेस। और बहुत लोग क्या करते हैं जिनको मधुमेह होता है, या बच्चों को मधुमेह होता है तो गाय का दूध हुँ, कंज्यूम करवाते हैं। हाँ। क्या ये मधुमेह के लेवल्स को कंट्रोल करने में उपयोगी हो सकता है? नहीं, उपयोगी तो नहीं होता। इसमें क्या होता है, गाँव साइड में ये नोशन है कि गाय का दूध पीने से टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, ये नोशन है। विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आपने दिया तो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप एक मदर डायबिटिक होती है ना, तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का चांस 3 टू 5% रहता है। वो बच्चे को हो जाएगा। लेकिन बच्चे को तभी होगा जब उसको ऐसा कोई फूड, एक ट्रिगर फूड होता है, वो सबके लिए अलग-अलग होता है। किसी बच्चे के लिए वो काऊ मिल्क हो सकता है, किसी बच्चे के लिए वो एग हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। जब भी वो ट्रिगर फूड से वो बच्चे का सेवन करेगा, दैट इज़ एट एज 1 और एज 10, जब भी वो ट्रिगर फूड सेवन करेगा, तब वो डायबिटिक हो जाएगा। बिकॉज़ वो जो फूड जो लॉक खुलने की वैसी वाली बात हो गई। हुँ, तो नॉर्मली क्या होता है कि बिकॉज़ वो बच्चे को वो ट्रिगर फूड वो काऊ मिल्क रहा होगा वो बच्चे के लिए, एंड किसी वजह से वो बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं दिया गया है, काऊ मिल्क दिया गया है। तो वो बच्चे के लिए वो ट्रिगर फूड रहा होगा, इसलिए वो डायबिटिक हुआ है। इट इज़ नॉट द काऊ मिल्क दैट कॉज़्ड डायबिटीज़, इट इज़ जस्ट दैट द काऊ मिल्क वाज़ द ट्रिगर फूड फॉर दैट किड। बट ये हो सकता था कि अगर वो काऊ मिल्क नहीं लेता तो वो बाद में हो जाता है, वो होता कभी ना कभी, हुँ, हुँ, बट हुँ, वो बाद में हो जाता है एज़ अपोज़्ड टू वो बचपन में होने के साथ। हुँ। सो काऊ मिल्क के वजह से डायबिटीज़ नहीं होता, वो काऊ मिल्क वाज़ द ट्रिगर फूड। नॉर्मली एग्स, काऊ मिल्क ये सब ट्रिगर फूड में जाने जाते हैं। इसलिए जो पेरेंट्स को भी बोला जाता है कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह हेल्थी फूड खाओ, जंक फूड कुड बी द ट्रिगर फूड। हुँ, तो हुँ, हुँ। जितना हो सके प्रेगनेंसी के दौरान, बाद में हेल्थी फूड खाओ, ताकि बच्चे में जो रिस्क एलिमेंट है 3 टू 5% जो चांसेस होते हैं बच्चे को डायबिटीज़ होने में, वो कम हो जाए। तो ट्रिगर फूड को जानें, कौन-कौन से ट्रिगर वो फूड्स। नहीं पता लगेगा किसके लिए क्या है अच्छा। वो नहीं पता लगेगा, और हमें कोशिश करना है, जैसे बच्चे को है ना 1 से 2 साल तक ब्रेस्ट मिल्क ही बेटर रहता है, बट बेटर किसी है। वजह से नहीं हो पा रहा है, ये तो बच्चे इट इज़ वी कैन से इट्स डेस्टिनी कि वो बच्चे हुँ, को हुँ, होना था तो हो गया। हुँ, 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 हुँ। तो मैंने कहीं सर स्पिरिचुअलिटी में भी पढ़ा है कि अगर किसी में नकारात्मक एटीट्यूड होता है, या किसी के टुवर्ड्स बिटर फीलिंग्स होती हैं, वेदर इट्स टुवर्ड्स करप्शन और वेदर इट्स टुवर्ड्स रॉन्ग रिलेशनशिप्स, तो डायबिटीज होता है। तो मैं दर्शकों को यही मैसेज देता हूँ कि सबके प्रति सकारात्मक भावनाएं रखें, ओके। तो ये भी पॉजिटिव लाइफस्टाइल में हेल्प करता है और डायबिटीज होने से बचाता है।
सर, दर्शकों के लिए आपके फाइनल थॉट्स क्या हैं डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या अपने लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट करने के लिए? तो जैसे मैंने बताया 80 जो ओवरऑल डायबिटीज़ है उसमें से 5 टू 10% ही टाइप 1 है। बाकी टाइप 2 है 90-95% टाइप 2 डायबिटीज़ है एंड उसमें भी 80% लोग ओवरवेट है जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। तो बिकॉज़ ये लाइफ़स्टाइल से कॉज़ हुआ है, तो लाइफ़स्टाइल से आप इसको ये नहीं बोल सकते कभी भी कि डायबिटीज़ रिवर्स हो गया। टाइप 1 एक बार हो गया तो ऑब्वियसली वो कभी रहेगा, अभी तक कोई ट्रीटमेंट निकला नहीं है टाइप 1 का। तो टाइप 1 हो गया तो रहेगा लाइफ लॉन्ग, अभी बहुत काम चल रहा है मेडिकल फील्ड में, वो शायद 5-10 साल में हो सकता है कुछ ना कुछ। लेकिन टाइप 1 हो गया तो रिवर्स नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग अभी तो लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हुँ। लेकिन टाइप 2 जो है वो लाइफ़स्टाइल डिपेंडेंट है। ये लाइफ़स्टाइल खराब होने की वजह से हुई, तो लाइफ़स्टाइल अच्छी करोगे तो 70-80% लोगों का, स्पेशली जो ओवरवेट है, वो अपना रिवर्सल मोड पे आ सकते हैं। नॉट रिवर्सल इज़ नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज़ आपने ये सोचा कि रिवर्स हो गया, नॉर्मल HbA1c लेवल्स हो गया तो मैं दोबारा खराब लाइफ़स्टाइल की तरफ जाऊँगा, तो वापस हो जाएगा। तो इट इज़ लाइक आपने उसको मैनेजेबल लेवल पे ला लिया है। तो बिकॉज़ लाइफ़स्टाइल से हो रहा है तो आप लाइफ़स्टाइल फिक्स करो और उसको मैनेज करो। बिकॉज़ क्या होता है, अगर टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो गया और बहुत सालों तक आपने ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद जो है ना, बिकॉज़ आपका जो टाइप 1 की तरह ही हो जाएगा, हो सकता है वैसा। पर टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन ही बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है। तो एट एट सम पॉइंट आप बहुत साल तक हेल्थ नेग्लेक्ट करोगे, तो टाइप 2 में भी ये हो सकता है कि बॉडी धीरे-धीरे बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है वगैरह, तो उस स्टेज में फिर रिवर्स करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये यूजुअली तब होता है 10 साल से, जो टाइप 2 से अनमैनेज कर रहे हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में 1-2 साल या 3 साल भी अर्ली ही थोड़ा बहुत माना जाता है। तो यू हैव अ गुड चांस ऑफ दिस रिवर्सल। लाइफ़स्टाइल मैनेज करो और रिवर्स करो, और जिसको अभी तक नहीं हुआ है, बिकॉज़ इंडिया इज़ द नंबर 2 कंट्री, आई थिंक चाइना के बाद इंडिया ही है। हुँ, हुँ, और हुँ। बोलते हैं 8 में से ओवरऑल डायबिटीज़ पॉपुलेशन को देखा जाए, तो 8 में से 1 बंदा इंडियन, वैसा कंप्यूटेशन है। हुँ, हुँ, हर हुँ। 8 बंदे में से 1 इंडियन को डायबिटीज़ है। तो दैट टेल्स अस हाउ ग्रेव दिस इश्यू इज़। अगर डेथ मोर्टेलिटी भी देखा जाए, तो आई थिंक डायबिटीज़ रिलेटेड डेथ मोर्टेलिटी आई मीन सेकंड या थर्ड पे आता है, आई थिंक नंबर थर्ड पे आता है डायबिटीज़ रिलेटेड डेथ। लेकिन आप ये सोचो कि समझो डायबिटीज़ बहुत सारे दूसरे बीमारियों को भी लाता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, हार्ट डिजीज़ेज़, किडनी इश्यूज़, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीज़ें को भी लाता है। समझो अगर डायबिटीज़ की वजह से किसका हार्ट प्रॉब्लम हुआ और डेथ हुआ, तो बिकॉज़ वो डेथ हार्ट से हुआ है, तो वो डेथ सर्टिफ़िकेट वगैरह हार्ट प्रॉब्लम लिखा जाता है। लेकिन उसका कॉज़ क्या था एक्चुअल? हाँ, डायबिटीज़ की वजह से हुआ। सिमिलरली डायबिटीज़ की वजह से कोई कोई नेफ्रोपैथिक या कंडीशन होता है किडनी रिलेटेड समझो, तो वो डेथ होता है तो वो लिखा जाता है किडनी प्रॉब्लम, बट हुआ था वो डायबिटीज़ की वजह से। ऑल्दो सो मेरे कहने का मतलब ये है कि डायबिटीज़ की वजह से, ऑल्दो इट सेज इट इज़ द थर्ड लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर इस तरह से अगर स्टैटिस्टिक कंप्यूटेशन करा जाए, वेयर वी कम टू द रूट कॉज़, वो हार्ट या किडनी या जो भी है उसका डायबिटीज़ था, तो वी माइट सी डायबिटीज़ एज़ नंबर 2 और इवन नंबर 1, वी डोंट नो। तो इन चीज़ों से बचना है, तो अपने लाइफ़स्टाइल को अच्छा करो ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। एंड मुझे शैलेंद्र सर ने एक बात कही थी कि a lot of people, जो भी लोग मरे हैं, some of them have dug their grave with their teeth, हुँ, हुँ, मतलब हुँ। दाँतों से अपना कब्र खोदा है। मीनिंग उनका कहने का मतलब ये था कि वो अपने फूड को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए दे इट कॉज़्ड प्रीमैच्योर डेथ। हुँ, तो हुँ, हुँ। फूड को इतना प्लेज़र मत सोर्स मत लो, बाकी चीज़ों से प्लेज़र लो लाइफ़ की, अपनी हेल्थ अच्छी करो फूड से, और उससे जो न्यू इम्प्रूव्ड एनर्जी आता है, आपकी जो हेल्थ इम्प्रूव होती है, उससे लाइफ़ बाकी चीज़ों को और अच्छे से एन्जॉय करो। और ये मत बोलो कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चीज़ें बोलोगे तो आप एक एक्सक्यूज़ देने के लिए ये सब चीज़ें अच्छा है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ये बोल के मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये आपकी हेल्थ को बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। जो करते हैं वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि उनके पास आपसे ज़्यादा टाइम है, इट इज़ जस्ट दैट वो उन्होंने उसको एक नॉन नेगोशिएबल रखा है कि वर्कआउट को आधा 1 घंटा करेंगे ही करेंगे हर हाल में।
तो एक्सक्यूज़ेज़ भी मत दो किसी भी तरह का। आधा 1 घंटा अगर आपको एक कोई चीज़ आपकी यू अगर आपको कोई एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ 2 करोड़ कमा के दे रही है, तो आप उसका कुछ प्रीमियम द 10-20 हज़ार प्रीमियम भरने में कुछ उसको वो नहीं करोगे, संकोच नहीं करोगे बिकॉज़ वो आपको 1 करोड़ 10 करोड़ कमा के दे रहा है। तो आपकी ये बॉडी ही है जो आपको कमा के दे रही है सा लाइफ़ लॉन्ग आपको बहुत सारा पैसा कमा के देगी। तो उसका एक प्रीमियम भरो। प्रीमियम क्या है कि एक हेल्थी हेल्थी फूड खाओ और आधा घंटे वर्कआउट करो। ये एक छोटा-सा प्रीमियम भरो हुँ। ताकि हेल्थ अच्छी रहे, डायबिटीज़ ना हो। जी, जी, जी। यह सुन के मुझे एक बात याद रही आ रही है कि बहुत सारे लोग अपने इमोशंस अनमैनेज्ड इमोशंस या इमोशनल डिसफंक्शन को सैटिस्फाई करने के लिए फूड को हाँ। कंज़्यूम करते हैं। तो सकारात्मक भावनाओं या एटीट्यूड से अपने इमोशंस को खराब ही ना होने दें ताकि उनको फूड में से प्लेज़र डिराइव करने की अनहेल्दी फूड में से प्लेज़र डिराइव करने की ज़रूरत पड़े और वो अपनी हेल्दी लाइफ़स्टाइल जिए और मेडिटेट करें, एक्सरसाइज़ करें और मधुमेह जैसी बीमारी होने से अपने को बचाएँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर इस पॉडकास्ट के लिए। मैं आशा करता हूँ कि ये द दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। सर। थैंक यू।